रसोई में आटा गूंथते हुए माधुरी जी के चेहरे पर थकान से ज्यादा जुझुलाहट साफ झलक रही थी। उनके हाथ जितनी तेजी से चल रहे थे, उससे कहीं ज्यादा तेज उनका दिमाग चल रहा था। क्या जमाना आ गया है। हमारे वक्त में तो 9वें महीने तक हम पूरे घर का खाना अकेले बनाती थी, और आज की बहुएं जरा सा पैर भारी क्या हुआ, सीधा पलंग पकड़ लिया। क्या पता डॉक्टर ने सच में बेड रेस्ट कहा भी है, या ये दोनों मियाँ बीबी मिलकर मुझे काम वाली बनाने की साजिश रच रहे हैं। माधुरी जी का मन किसी उबलती हुई कड़ाही की तरह खौल रहा था। उनकी बहू रिया, जो 4 महीने की गर्भवती थी, पिछले 3 दिनों से कमरे में बंद थी। वजह थी डॉक्टर की सख्त हिदायत। रिया को पेट में लगातार दर्द की शिकायत थी, और रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि अगर बच्चा सुरक्षित चाहिए तो कंप्लीट बेड रेस्ट जरूरी है। लेकिन माधुरी जी के लिए यह सब आधुनिक बहाने थे। उनके लिए रसोई का सारा बोझ अचानक अपने कंधों पर आना बर्दाश्त से बाहर था। दोपहर के खाने का समय हुआ तो माधुरी जी ने थाली में 2 बेजान रोटियां और थोड़ी सी सब्जी रखी। थाली की खनक में भी एक अजीब सी कड़वाहट थी। वे रिया के कमरे में दाखिल हुई और बिना उसकी तरफ देखे थाली मेज पर पटक दी। वे तंज कसते हुए बोली, लो महारानी, भोग लगा लो, वरना तुम्हारा लाडला पति ऑफिस से आते ही मुझ पर ही दहाड़ेगा कि माँ, रिया ने कुछ खाया है या नहीं। जैसे पूरी दुनिया में इकलौती यही माँ बन रही है। हमारे तो बच्चे जैसे पेड़ों से लटक कर आए थे। रिया, जो कमजोर की वजह से पीली पड़ चुकी थी, कांपते हाथों से थाली उठाई। उसने धीरे से हिम्मत जुटाकर कहा, माँ जी, सिर्फ 2 रोटियां। आजकल मुझे भूख बहुत लगती है। अगर थोड़े से दाल चावल भी मिल जाते तो मेरा पेट भर जाता, और बार बार जो कमजोरी महसूस हो रही है वह भी नहीं होती। यह सुनते ही माधुरी जी बीच में ही भड़क उठी और बोली, वाह, एक तो काम धाम कुछ नहीं, और ऊपर से फरमाइशें देखो। ज्यादा खाओगी तो पेट फूल जाएगा और बच्चा भी बहुत बड़ा पैदा होगा, फिर मुसीबत तुम्हें ही होगी। चुपचाप इतना ही खा लो। यही तुम्हारी खुशनसीबी है कि बेड पर बैठे बैठे खाना मिल रहा है। पढ़ी लिखी रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी सास को कैसे समझाए कि इस वक्त उसे पोषण की जरूरत है, सजा की नहीं। रात को जब रोहन ऑफिस से लौटा तो उसने रिया की सूजी हुई आंखें देख ली। रिया ने सुबकते हुए सारी बात रोहन को बता दी। रोहन अपनी माँ के स्वभाव को अच्छी तरह जानता था। वह समझ गया कि इस वक्त बहस करने से आग और भड़केगी, इसलिए उसने मुस्कुरा कर रिया का हाथ थामा और कहा, चिंता मत करो रिया, मैं एक ऐसा रास्ता निकालूंगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अगले दिन रोहन जब घर लौटा तो उसके हाथ में ढेर सारे फल और ड्राई फ्रूट्स के पैकेट थे। उसने चालाकी से आधा सामान माँ को रसोई के लिए दिया ताकि वे खुश रहे, और बाकी आधा चुपके से रिया की अलमारी में रख दिया। उसने रिया से कहा, जब भी तुम्हें भूख लगे तुम इसमें से खा लेना, ये तुम्हारे और हमारे बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। रिया काजू बादाम देखकर खुश हो गई। उसे लगा जैसे इस अकेलेपन में उसे कोई मजबूत सहारा मिल गया हो। शांति के 2 दिन बीते, लेकिन माधुरी जी हैरान थे कि रिया अब खाने के लिए शिकायत क्यों नहीं करती। एक दिन दोपहर में उनसे रहा नहीं गया, और यह जानने के लिए कि आखिर माजरा क्या है, उन्होंने दबे पांव रिया के कमरे की ओर रुख किया। दरवाजे की दरार से उन्होंने देखा कि रिया बड़े मजे से पैकेट से निकाल कर काजू और किशमिश खा रही है। माधुरी जी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वे तूफान की तरह अंदर घुसी और रिया के हाथ से पैकेट छीन लिया। वे चिल्लाते हुए बोली, तो यह तमाशा चल रहा है, बेटा बहू मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। मैं वहाँ रसोई में चक्की की तरह पिस रही हूँ, और यहाँ मियाँ बीबी की अलग ही दावत चल रही है। वे पैकेट लेकर रसोई में रख आई और रिया को खरी खोटी सुनाने लगी। तभी रोहन भी अंदर आ गया। माधुरी जी ने उसे देखते ही ताना मारा, बड़ा पत्नी व्रता बना फिरता है, चोरी चुपके इसके लिए मेवे ला रहा है, कल को तो पूरा घर इसके नाम कर देगा
और हमें बाहर निकाल देगा। यही दिन देखने के लिए पाला था तुझे। इस बार रोहन ने पीछे हटने के बजाय रिया की रिपोर्ट्स अलमारी से निकाली और माँ के सामने पटक दी। वह दृढ़ता से बोला, माँ बहुत हुआ, ये देखो रिपोर्ट्स, और अगर यकीन न हो तो किसी भी डॉक्टर को दिखा लो। हम भला झूठ क्यों बोलेंगे। आप एक माँ होकर अपनी बहू की भूख नहीं समझ पा रही हैं। सिर्फ कुछ महीनों की मदद ही तो मांगी थी, पर आपने तो उसे चोर बना दिया। रिया को कम खाना दोगी तो बच्चे पर क्या असर पड़ेगा। क्या आपको उसकी भी फिक्र नहीं है। तभी घर के मुख्य द्वार से रोहन के पिता रमेश जी अंदर आए। उन्होंने बाहर खड़े होकर सब कुछ सुन लिया था। वे धीमे लेकिन भारी स्वर में बोले, माधुरी, आज मुझे तुम पर शर्म आ रही है। जिस बहू को लक्ष्मी मान कर लाए थे उसे तुम 2 रोटी के लिए तरसा रही हो। अगर तुम्हें काम का इतना ही बोझ लग रहा है तो ठीक है। उन्होंने रोहन की ओर देखा और कहा, रोहन, कल ही अपने लिए अलग घर देख लो। तुम अपनी पत्नी और आने वाले बच्चे के साथ वहाँ सुकून से रहो। जहाँ खाना देने वाली सास न हो तो कम से कम चैन की रोटी तो मिलेगी। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहू और मेरा पोता इस नफरत भरे माहौल में रहे। माधुरी जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। इकलौता बेटा उनसे अलग हो जाएगा, यह डर उनकी कड़वाहट पर भारी पड़ गया। उन्हें अचानक अपनी गलती का एहसास हुआ कि उनकी छोटी सी सोच और काम से बचने की जिद उनका हंसता खेलता परिवार उजाड़ सकती है। उन्होंने चुपचाप ड्राई फ्रूट्स का पैकेट उठाया और रिया के कमरे में जाकर उसे थमा दिया। उनकी आंखों में गहरी शर्मिंदगी थी और वे रिया से नजरें नहीं मिला पा रही थी। उस दिन के बाद रसोई से कभी ताने नहीं बल्कि रिया की पसंद की खाने की खुशबू आने लगी। दोस्तों, बुढ़ापे की लाठी तभी मजबूत रहती है जब जवानी में बहू की कोख का सम्मान किया जाए। परिवार केवल रिश्तों के नाम से नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव से बनते हैं। दोस्तों, इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। और अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कहानी सुनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।